दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि भारत में कारोबारी कंपटीशन बना रहे और बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को महंगा ना बेचें, तो हमें उनके आकार को छोटा करना हो, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ घरानों का दबदबा बना हुआ है और ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। मित्रों, ये शब्द मेरे नहीं, ये शब्द भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य के हैं। विरल आचार्य ने अपने अमेरिका के एक रिसर्च संस्थान ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन के अपने नए पेपर में सलाह दिया है। उन्होंने क्रोनी कैपिटलिज्म का पूरा विरोध किया है। उनका मानना है कि क्रोनी कैपिटलिज्म देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो मित्रों नमस्कार, मैं हूं अशोक झा और आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि आखिर विरल आचार्य ने ये बातें क्यों कही और क्रोनी कैपिटलिज्म है क्या। मित्रों, क्रोनी कैपिटलिज्म कोई नया टर्म नहीं है, ये शुरू से इसकी चर्चा होती रही है। जब भी कोई विपक्ष में होता है, सरकार पे यही इल्जाम लगाता है। 2014 की अगर बात करें तो बीजेपी विपक्ष में थी और कांग्रेस पे यही इल्जाम लगाया करती थी कि उन्होंने कुछ कंपनियों को जो उनके समर्थन में थे उनके लिए उन्होंने नियम में ढीलापन किया है और उसको बढ़ावा दिया, उसका फायदा पहुंचाया। ठीक उसी तरह से उस समय भी कांग्रेस, नरेंद्र मोदी सरकार जो गुजरात की थी, उस पर भी इस तरह के इल्जाम लगाया करती थी। और आज तो कांग्रेस खुलकर या विपक्षी पार्टियां खुलकर बीजेपी की जो सरकार है केंद्र की, उस पर इल्जाम लगा रही है। मित्रों, ये क्रोनी कैपिटलिज्म दो शब्दों से बना है, क्रोनी और कैपिटलिज्म। क्रोनी का मतलब होता है क्लोज फ्रेंड, वैसा कंपेनियन जो लंबे समय तक आपके साथ चलता है, और कैपिटलिज्म समाजवादी नहीं, पूंजीवादी व्यवस्था। मतलब अगर साफ कहूं तो क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब अगर बताया जाए तो 60 गांठ वाली पूंजीवादी व्यवस्था। मतलब पूंजीवादी जो लोग हैं उनके और सरकार के बीच में 60 गांठ। जब भी गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है, उन कानून पे, उस नियम पे उन लोगों का दबदबा होता है, क्योंकि वे लोग ही इस पार्टियों के लिए चुनाव के भारी भरकम खर्च को उठाते हैं, उनके पार्टी फंड में पैसे देते हैं, और यही कारण होता है कि सरकार में आने के बाद वो पार्टियां उनके हित में नियम बनाती हैं, जिससे देश में एक तरह से मोनोपोली का बढ़ावा मिलता है। इसी बात को विरल आचार्य ने कहा कि 1991 की अगर बात करूं, जब उदारीकरण आया था, तब से इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन, मतलब कि जो बड़ी कंपनियों की जो बात थी उसमें कमी आई थी, लेकिन 2015 के बाद इनमें बढ़ोतरी हुई है। उनका मानना है कि 2021 की अगर बात करूं, 2021 में 5 बड़े घराने जो रिलायंस है, टाटा है, आदित्य है, अदानी है और साथ साथ भारतीय एयरटेल है, इनका नॉन फाइनेंशियल सेक्टर में 10% का शेयर था, आज 18% का शेयर है। मतलब सरकार इन्हें बढ़ावा दे रही है। उनका यह मानना है कि आखिर ये होता कैसे, इसका कारण क्या है। तो कारण ये होता है कि एक तो जो छोटी छोटी कंपनियां परेशानी फंसी होती है, बड़ी आसानी से ये बड़ी कंपनियां उनको कैप्चर कर लेती हैं, और सरकार के जो अथॉरिटी होती है, नियामक एजेंसियां होती हैं, कई बार इनके अनलिमिटेड प्राइसिंग वार को भी कंट्रोल नहीं करती हैं। यानी ये बड़ी कंपनियां अपने प्राइसिंग वार में उन छोटी कंपनियों को हरा देती हैं और खत्म कर देती हैं। अगर आप जियो का एग्जाम्पल लें तो उस समय टेलीकम्युनिकेशन में कई सारी कंपनियां थी, बड़ा अच्छा कंपटीशन था, ग्राहक को बड़ा उसका फायदा था। लेकिन जैसे ही रिलायंस ने इस पर पैर रखा, प्राइस वार हो गई। रिलायंस ने पहले फ्री सिम्स और फ्री सर्विसेज बांटे, बाद में हुआ क्या, ये छोटी छोटी कंपनियां मार्केट से बाहर हो गई और आज टेलीकम्युनिकेशन में ये 3 लोग ही हैं, जिसमें जियो की अपनी बड़ी भूमिका है, एयरटेल है और वोडाफोन और आइडिया है। यही जो नियम बना रहे हैं वही कस्टमर को लेना होता है। आज कस्टमर इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, इनके द्वारा जो टैरिफ प्लान आ रहे हैं उसी को लेता है। मतलब शुरू में ये कंपनियां प्राइसिंग वार में छोटे कंपनियों को खा जाती हैं और बाद में अपने प्राइस को लेकर आती हैं जो मुनाफा ज्यादा कमाती है, और उस समय जो अथॉरिटी होती है वो उस पर कुछ नहीं बोलती है। यही विरल आचार्य का कहना था कि आखिर ये अवस्था जो है देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के हाथ में पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था आ जाने से स्टार्टअप्स में, इनोवेशंस में बड़ी चीजें नहीं हो सकती। हालांकि इस तरह की चीजें बहुत बार देखी गई हैं।
अगर इंडोनेशिया की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, साउथ कोरिया में सैमसंग को देख लीजिए, वहां की चैबोला कंपनी थी, ओलिगार्की मतलब घरानों की कंपनी, जिनकी एक ही घराने कंपनी थी, बड़ी कंपनियां रही हैं। लेकिन उनका फिर ये भी तर्क है कि वहां पे सरकार ने इस तरह से इनको संरक्षण वाली नीति नहीं बनाई, जो इंडिया में इंडिया गवर्नमेंट ने संरक्षणवादी नीति बनाई इनके लिए, इनको प्रोटेक्ट करती है। मतलब आप समझ गए होंगे कि जब भी क्रोनी कैपिटलिज्म की बात की आती है तो साफ होता है कि इन कुछ पूंजीवादियों को जो सरकार के करीब होते हैं उनको सरकार मदद देती है, उनको आसानी से लोन मिल जाता है, उनके जो कानून बनते हैं, जो नियम बनते हैं, उन पे उनका असर होता है, उनके हित में बनाई जाती है। आप कुछ दिन पहले भी किसान आंदोलन में देख रहे थे, जब एक बिल पास हुआ था तो सबने यही हंगामा किया था कि ये बिल कुछ लोगों के पक्ष में लाया गया है, किसानों का इसमें नुकसान हो रहा है। इसी बात को, इसी चिंता को विरल आचार्य ने सामने रखा है और उनका यह कहना है कि जब हमें अगर देश को एक फैक्ट्री बनाना है, यहाँ पे बाहर से कंपनियां आए और अपने उत्पादन करें, तो हमें अपने देश के इन जो कंपनियों को संरक्षण नहीं देना होगा। हमें इस तरह की पॉलिसी लानी होगी कि कंपटीशन बढ़े, इनोवेशन बढ़े, तब जाकर के हम एक हब बन सकते हैं चाइना की तरह, और चाइना में जो प्रॉब्लम शुरू हुई थी उसका हम फायदा यहाँ पे उठा सकते हैं। तो मित्रों, ये क्रोनी कैपिटलिज्म हो या चैबोला हो, जो ओलिगार्की हो, जो घराने वाली बात जो होती है, या इन्हीं 5 को बिग 5 भी कहा इन्होंने, इसी को नेशनल चैंपियंस भी कहा। और इनका मानना है कि अगर सरकार इस तरह के नियम बनाए जहां पक्षपात कम हो, बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियां को नहीं खाएं, तो देश के लिए फायदा होगा और देश आगे बढ़ेगा और देश एक प्रोडक्शन के रूप में हब बनेगा। कैसा लगा ये सेशन आपको, कैसा इंफॉर्मेशन लगा आपको? आप जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा ताकि और तक पहुंचे। मिलता हूं किसी और सेशन में, तब तक आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।